नमस्कार मित्रों, मैं हिंदी प्रवक्ता राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रामधारी सिंह दिनकर। आज के व्याख्यान में हम आधुनिक युग के महानतम और वीर रस से प्रेरित कवि रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य लेखन की शुरुआत छायावाद के अंतिम वर्षों में की थी और माना जाता है कि इन्होंने छायावादी कुहासे को दूर करने का काम किया, क्योंकि छायावाद के अंदर जो कविताएं अपने स्वयं सुख के लिए लिखी जा रही थी, तो रामधारी सिंह दिनकर कविताओं में राष्ट्रवाद की भावना लेकर के आए। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जन जन में राष्ट्रीयता की भावना को जगाया और इसी कारण से इन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि या द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और इन्हें यह उपाधि जो थी वो महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। किंतु जब दिनकर की कविताओं में भी इसी प्रकार की राष्ट्रीय भावना देखने को मिली, तो विभिन्न जो आलोचक थे या इनके समकालीन जो कवि थे वो इन्हें राष्ट्र कवि जब कहते थे, तो रामधारी सिंह दिनकर स्वयं थोड़ा सा उसको हल्के में लेते हुए कहते थे कि नहीं नहीं, मैं तो डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। तो इन्हें डिप्टी राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में 50 से भी अधिक काव्य कृतियों का लेखन किया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही समान रूप से अपनी लेखनी को चलाया। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी इनके विषय में लिखते हैं कि जब ये कविता लिखने बैठते हैं तो विचार इनकी लेखनी की मृषणता को सोख लेते हैं, और जब ये गद्य लिखने बैठते हैं तो विचारों की मरुभूमि में कल्पना के छोटे छोटे उद्यानों की सृष्टि ये कर देते हैं। यानी कि इनकी कविता में विचारों की मृषणता मिलती है और गद्य के अंदर इनके भावों की आर्द्रता मिलती है। यानी कि इनको द्वाभा से मंडित कवि भी कहा जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में साहित्य की प्रत्येक विधा पर अपनी लेखनी चलाई। इन्होंने 20 से अधिक काव्य संग्रह अपने प्रकाशित करवाए और इसके साथ साथ इन्होंने आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, पत्र साहित्य इत्यादि बहुत अधिक लेखन इन्होंने अपने जीवन में किया। तो चलिए थोड़ा विस्तार से इनके विषय में, इनके जीवन के विषय में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके जन्म के विषय में कि इनका जन्म कब हुआ। जन्म तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। चलिए लिख लेते हैं कब हुआ इनका जन्म। इनका जन्म 23 सितंबर, मेरे साथ साथ आप नोट्स बना लीजिए। इनका जन्म 23 सितंबर 1907। बहुत से स्थानों पर 1908 भी आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही आप याद कर लीजिए, या तो पेपर में 1907 आएगा या 1908 लिखा हुआ मिलेगा, दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। तो इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1907 में। कहाँ हुआ? बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक स्थान पर। बिहार प्रदेश के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 23 सितंबर 1907 या 8 में। अब इनके पिता के नाम की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था रवि सिंह। पिता कौन थे इनके? रवि सिंह, जो कौन थे? एक साधारण किसान थे। रवि सिंह जो थे एक साधारण किसान थे, यानी कि कृषक जीवन को रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत नजदीक से देखा और समझा था। इनकी माता का नाम मनरूप देवी था। माता कौन थी? मनरूप देवी। माता मनरूप देवी भी क्या थी? एक बहुत ही कुशल और मेहनती गृहिणी थी। कुशल और मेहनती
गृहिणी थी। रामधारी सिंह दिनकर जब केवल 2 ही वर्ष के थे तो इनके पिता रवि सिंह का देहांत हो जाता है और घर का सारा कार्यभार, खेती बाड़ी, बच्चों का लालन पोषण, इसकी सारी जिम्मेदारी इनकी माता मनरूप देवी के कंधों पर आ पड़ती है। और मनरूप देवी भी बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाती भी है और घर का सारा काम वो बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। और मनरूप देवी जो मनरूप देवी की 3 संतान थी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के 2 भाई और थे, ये मंझले थे। बड़े भाई का नाम था बसंत सिंह और छोटे भाई का नाम था सत्यनारायण। अब माता के सामने ये प्रश्न था कि बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त कैसे किया जाए और यदि तीनों बच्चों को पढ़ाया जाए तो फिर घर का या खेती बाड़ी का कार्य कौन संभालेगा। तो जब इस प्रकार की बात चली तो इनके बड़े भाई बसंत सिंह ने कहा कि ननुआ पढ़ेगा, मैं खेती का काम देखूंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्वयं का ध्यान न रख करके अपने छोटे भाई को उन्होंने पढ़ाना चाहा। और ननुआ यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपने बड़े भाई की इस बात का बहुत अधिक मान रखा और बहुत अधिक इन्होंने मेहनत करके अपनी पढ़ाई में ये हमेशा अव्वल ही आते थे। तो सत्यनारायण, बलवंत सिंह और इनकी माँ ने खेती का कार्यभार संभाला और जो ननुआ यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को इन्होंने केवल और केवल पढ़ने के लिए छोड़ दिया। रामधारी सिंह दिनकर पढ़ाई में बहुत अधिक होशियार थे और हमेशा जिले में प्रथम आते थे और अपनी कक्षा में सब बच्चों से अव्वल ही आते थे। तो चलिए थोड़ा सा इनकी शिक्षा दीक्षा के विषय में विस्तार से जान लेते हैं। शिक्षा, रामधारी सिंह दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव के ही प्राइमरी स्कूल में करवाई गई। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात ये बोरो के एक राष्ट्रीय विद्यालय में जाने लगे जो सरकारी शिक्षा नीति के विरोध में खोला गया था। और उस राष्ट्रीय विद्यालय के विचारों का या उसके वातावरण का ही प्रभाव था कि रामधारी सिंह दिनकर में इस प्रकार के ओजपूर्ण राष्ट्रीयता के भाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी जलसे इत्यादि होते थे तो इस स्कूल के बच्चों को वंदे मातरम गाने के लिए ले जाया जाता था और रामधारी सिंह दिनकर ऐसे बच्चों में अग्रणी होते थे। तो वहाँ से राष्ट्रीयता का बीज जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के अंतर्मन पर पड़ा था और ये आगे जाकर फलित फूलित अवस्था में हमें दिखाई देता है इनकी रचनाओं के माध्यम से। तो इन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई, प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में ही हुई और फिर इन्होंने बोरो के एक राष्ट्रीय विद्यालय में दाखिला ले लिया। 2 वर्ष के पश्चात यह विद्यालय बंद हो गया और फिर हाई स्कूल के लिए इन्हें मोकामा घाट के हाई स्कूल में इन्हें दाखिला लिया। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी प्रारंभिक शिक्षा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, घर पर ही हुई। और फिर इन्होंने क्या किया, बोरो के राष्ट्रीय विद्यालय में मिडिल की परीक्षा पास की। बोरो के राष्ट्रीय विद्यालय में मिडिल की परीक्षा पास की। इसके पश्चात इन्होंने मोकामा घाट के हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की। मोकामा घाट के हाई स्कूल में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और हाई स्कूल में ये जो थे वो जिले में अव्वल आए थे और इन्हें भूदेव पुरस्कार से भी उस समय सम्मानित किया गया था।
और हाई स्कूल तक आते आते 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। लिख लेते हैं। तो इनका विवाह कब हो गया था? 14 वर्ष की आयु में, क्योंकि उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। तो 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह किससे हो गया था? श्यामा देवी से हो गया। श्यामा देवी से हुआ। श्यामा देवी से कब हुआ? 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह श्यामा देवी से हुआ, यानी कि इनकी पत्नी का क्या नाम था? श्यामा देवी था। और जब ये केवल 19 वर्ष के ही थे तो इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हो चुकी थी, जिसका नाम राम सेवक था। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने पटना के विश्वविद्यालय में अपना दाखिला करवा लिया और वहाँ से इतिहास में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की 1932 में। लिख लीजिए, इन्होंने 1932 में पटना विश्वविद्यालय से, इन्होंने 1932 में पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स इतिहास विषय में किया। मतलब 1932 में बीए ऑनर्स इतिहास से इन्होंने अपनी पढ़ाई अब पूरी कर ली थी। यहाँ तक ही इन्होंने पढ़ा और इसके पश्चात ये नौकरी ढूंढने में लग गए, क्योंकि आजीविका भी कमाना थी और ये इस समय तक बच्चों के पिता भी बन चुके थे। तो आजीविका का प्रश्न इनके सामने उपस्थित हुआ। तो इन्होंने सरकारी नौकरी उस समय इन्हें नहीं मिली और एक जमींदार के स्कूल में इन्हें प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया, किंतु वहाँ का जो माहौल था, गुलामी भरा माहौल था, वो रामधारी सिंह दिनकर को अच्छा नहीं लगा और वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी। 2 साल तक ही उस पद पर रहे और फिर 1934 ईस्वी में इन्हें बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया। लिख लीजिए, इनका कार्यक्षेत्र लिख लेते हैं। कार्यक्षेत्र तो क्या था इनका कार्यक्षेत्र? 1932 में हाई स्कूल के प्रधानाचार्य रहे। और 1934 में बिहार सरकार के अधीन, 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद पर इन्होंने काम किया। बिहार के सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहे और फिर इसमें क्या है, 1934 से 1947 तक, 1934 से 1947 तक ये इस पद पर रहे। और इसके पश्चात इन्होंने 1950 से 1952 तक, 1950 से 1952 तक ये जो हैं ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद पर इन्होंने कार्य किया। मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष, मुजफ्फरपुर कॉलेज में ये हिंदी विभागाध्यक्ष रहे 1950 से 1952 तक। जब हमारे देश की पहली संसद का निर्माण हुआ तो इन्हें 1952 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया
और ये लगातार 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होते रहे। फिर 1962 ईस्वी में इन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और ये 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त हुए। फिर ये 1965 से 1971 तक भारतीय सरकार के अधीन हिंदी राजभाषा सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया और इस प्रकार कार्य करते करते 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया और ये अपनी लंबी जीवन यात्रा के पश्चात इस संसार से अलविदा हो गए। अब हम बात करते हैं इनके उपनामों की कि इन्हें अपने जीवन में कौन कौन से उपनामों से नवाजा गया। उपनाम कौन कौन से इनके उपनाम देख लेते हैं इनके। इन्हें कहा जाता है डिप्टी राष्ट्र कवि और ये डिप्टी राष्ट्र कवि जो है वो इन्होंने स्वयं ही कहा। डिप्टी राष्ट्र कवि यदि पूछा जाए कि डिप्टी राष्ट्र कवि नाम इनको किसने दिया तो किसने दिया, इन्होंने स्वयं ही कहा, क्योंकि इनकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताओं को देखते हुए इनके समकालीन साहित्यकार इन्हें क्या कहते थे कि आप तो राष्ट्र कवि हैं। किंतु मैथिली शरण गुप्त के होते हुए स्वयं को राष्ट्र कवि नहीं कहला सकते थे, तो बड़े हंसी के अंदाज में, मजाक के अंदाज में ये कह दिया करते थे कि नहीं नहीं मैं तो डिप्टी राष्ट्र कवि हूँ। तो डिप्टी राष्ट्र कवि जो है वो इन्होंने स्वयं ही कहा है अपने आप को। फिर दूसरा इनका नाम जो है, इन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीय राष्ट्र कवि। आलोचकों ने इन्हें क्या नाम दिया, द्वितीय राष्ट्र कवि, क्योंकि प्रथम राष्ट्र कवि तो कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्हें अनल का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें अनल का कवि भी कहा जाता है। इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। अधैर्य का कवि भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें समय सूर्य भी कहा जाता है। समय सूर्य, और समय सूर्य इन्हें किसने कहा, अज्ञे ने कहा। अज्ञे ने स्मृति लेखा एक संस्मरण लिखा था और उसमें अज्ञे ने इनको समय सूर्य के नाम से संबोधित किया है। तो डिप्टी राष्ट्र कवि वे स्वयं अपने आप को कहते थे। द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है, अनिल का कवि, अधैर्य का कवि और समय सूर्य, ये क्या थे, ये इनके उपनाम थे। और विभिन्न जो आलोचक हैं इन्हें क्या कहते थे, इन्हें बैतालिक भी कहते थे। अपने युग का बैतालिक, अपने युग का चारण और अपने युग का ढिंडोरिया। अपने युग का बैतालिक, अपने युग का चारण और अपने युग का ढिंडोरिया भी इन्हें कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें आधुनिक काल का भूषण भी कहा जाता है। किंतु जो रामधारी सिंह दिनकर हैं वो अपने आप को भूषण के नज़दीक न मान करके मैथिली शरण गुप्त और पंत के नज़दीक अधिक मानना जो है वो अधिक पसंद करते थे। और इन पर जो है, यदि हम विदेशी साहित्यकारों की बात करें तो इन पर इलियट, नीत्शे और जो रसल हैं उनका ज़्यादा प्रभाव था। और भारतीय साहित्यकारों में ये रविंद्रनाथ टैगोर और इकबाल से बहुत अधिक प्रभावित थे। ये अपने जो रविंद्रनाथ टैगोर और इकबाल को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो आज का मेरा व्याख्यान मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और अगला जो मेरा व्याख्यान होगा उसमें मैं इनकी कविताओं के विषय में आपको बहुत अधिक विस्तार से बताऊंगी। आपको बताया जाएगा कि कौन सा काव्य संग्रह किस विषय से संबंधित है, कब इसका प्रकाशन हुआ। क्योंकि मैंने YouTube पर खंगाल करके देखा है, बहुत अधिक वीडियो मैंने देखी, उनमें मैंने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन से संबंधित तो आपको बहुत सी विषय वस्तु मिल जाती है, किंतु उनकी जो रचनाएं हैं उनका केवल प्रकाशन वर्ष दिया होता है और कि ये गद्य रचना है, ये पद्य रचना है, केवल इतना। किंतु किस रचना की विषय वस्तु क्या है
ऐसा आपको अभी तक मेरे ख्याल से यूट्यूब पर ऐसा कोई भी मैटर उपलब्ध नहीं हुआ है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि नया जो आपका पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न है, उसी के अनुसार मैं आपको कक्षाएं दूं। तो यदि आप मेरी कक्षाओं का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि मैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित हो सकूं। धन्यवाद।